हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है वापस से। और आज हम लेके आए हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस एसिड बेसिस। तो इस चैप्टर से हमारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेज वन की अगर हम बात करें तो स्टेज वन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो बिल्कुल बेसिक और सिंपल लेवल की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब स्टेज टू में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपका सॉल्ट एनालिसिस भी वो क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो आज हम स्टेज वन को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे फर्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द केएसपी, केएसपी आप सभी को पता है कि क्या बोलते हैं, इसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और चाहे आपका जेई का पेपर हो, चाहे आपका ओलंपियाड हो, ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ Ag2CrO4 इज दिस, what concentration of Ag plus ion in aqueous solution will just fall to give a precipitate of Ag2CrO4 with a solution in which CrO4 2 minus is 3 into 10 की पावर -4। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने जस्ट रीड किया है। अब एक बार जल्दी से कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सेचुरेटेड यानी जस्ट अभी प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस केस में जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो केएसपी के इक्वल होता है। मान लो कोई सॉल्ट है वो ए बी है, तो उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए प्लस इंटू बी माइनस। ऐसे ही अगर सुपर सेचुरेटेड में क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो चुका होता है, तो उसमें जो केएसपी होता है उसकी वैल्यू कम होती है किससे, आयनिक प्रोडक्ट से, ठीक। और अनसेचुरेटेड में उल्टा होता है, केएसपी ज्यादा होता है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें जब लिखा होता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन विल जस्ट fall to give a precipitate और just begin to start a precipitate, just begin to precipitate, तो ऐसे केस में हम मान के चलते हैं कि वो सॉल्यूशन है हमारा सेचुरेटेड, और जो आयनिक प्रोडक्ट है इसे हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, वो केएसपी के इक्वल निकल के आता है। तो अगर हम Ag2CrO4 को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो Ag2CrO4 जो हमारा डिसोसिएट होगा वो कैसे डिसोसिएट होगा, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है। इसी तरह से ये डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे, तो केएसपी डिफाइन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस की पावर 1, ठीक। यही होता है ये हमारा आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो केएसपी की वैल्यू दे दी, केएसपी हमारे पास क्या है 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11, ये हमारा केएसपी है। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विल जस्ट फॉल टू गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CrO4। हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हमें Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। आप सोल्युबिलिटी वाले मेथड से मत जाना, आपने मान लिया सोल्युबिलिटी एस स्क्वायर, उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। डायरेक्ट इससे जाओगे तो हमें आसान पड़ेगा, क्योंकि हमें सीधा CrO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। अब तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस हमारे पास क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर -4, जिसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 निकल के आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप Ag2CrO4 को ब्रेक कर रहे हो, या जब भी ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जस्ट बिगेन टू प्रेसिपिटेट, जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, ठीक है, जस्ट फॉल टू गिव अ प्रेसिपिटेट, तो उस केस में केएसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है एसिड टाइप इंडिकेटर। आप सभी को पता है कि इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। HIN डिफर इन कलर फ्रॉम इट्स कॉन्जुगेटेड बेस IN-। तो ये थ्योरी भी है कि इंडिकेटर क्यों कलर शो करते हैं, क्योंकि उसकी डिसोसिएटेड फॉर्म और अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा उसने लिख भी दिया है कि HIN, तो HIN उसकी क्या हो गई बेटा, ये उसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म हो गई, और ये हमारी जो है IN-, ये उसकी कौन सी फॉर्म हो गई, डिसोसिएटेड फॉर्म हो गई, ठीक है। द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव
टू कलर डिफरेंस ओनली व्हेन द रेशियो, अब देखो उसने बोला हुआ है क्लियरली कि आपको कलर तभी विजुअलाइज होगा क्लियरली, क्योंकि ह्यूमन आइज बहुत सेंसिटिव होती है, जब आई एन माइनस अपॉन एच आई एन का रेशियो, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे आई एन माइनस अपॉन एच आई एन का जो रेशियो है ना, वो या तो ग्रेटर देन 10 हो या स्मॉलर देन 0.9 हो, 0.1 हो। ठीक है, या तो 0.1 से ये रेशो कम होना चाहिए या 10 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ह्यूमन आइज को क्लियरली कलर चेंज विजिबल होगा कि हाँ अब कलर चेंज हुआ है। ठीक, व्हाट शुड बी द मिनिमम चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन टू ऑब्जर्व अ कंप्लीट कलर चेंज। अब इसका क्या मीनिंग है ये हम समझ लेते हैं। लेट्स से पहले HIN था और ये ग्रीन कलर का था। ठीक है, अब जैसे ये डिसोसिएट हुआ, ठीक, डिसोसिएट होके इसने H+, अब कोई इंडिकेटर है, हमने रैंडमली मान लिया कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर ग्रीन था, और जब ये डिसोसिएट हुआ और IN- में कन्वर्ट हुआ तो लेट से उसने कौन सा कलर शो किया, येलो। अब ये कब विजिबल होगा, जब हमारे पास अगर IN- अपॉन HIN की कंसंट्रेशन का रेशियो ग्रेटर देन 10 है या लेस देन 0.1 है। तो हम दो केस लेते हैं। केस वन में हम मान लेते हैं क्या कि ये जो रेशियो है ना वो 0.1 से कम है, यानी कौन सी फॉर्म ज्यादा है, अभी अनडिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे KIN इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN। दोनों तरफ आप क्या करो, नेगेटिव लॉग ले लो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो चेंज इन पीएच निकालना है, तो यहाँ से पीएच का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो जब आप नेगेटिव लॉग लोगे तो माइनस लॉग KIN इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H+। ठीक है, log A इंटू बी क्या होता है, log A+B, और माइनस आ गया है तो माइनस यहाँ पे भी चलेगा, तो माइनस IN- डिवाइडेड बाय HIN इसी के साथ में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं PKIN, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा pH, और इसको माइनस के फॉर्म में ही रहने देते हैं, माइनस log IN-, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में बोला हुआ है तो हम इसी फॉर्मेट में इसको रख देते हैं। वैसे तो माइनस अंदर ले जाओगे तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा, बट हमें इसका रेशो दिया है तो क्यों ना हम इसका रेशो रखते हैं। तो केस वन रखते हैं कि जब हमारे पास IN- अपॉन HIN का जो रेशो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो उस समय पर हमारी पीएच क्या निकल के आ रही है। तो केस वन में हमने पीएच निकाला कब, जब IN- अपॉन HIN का जो रेशो है वो क्या है, ग्रेटर देन 10 है। तो रखो इसमें, तो pH1 इक्वल टू PKIN माइनस log, और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं कितना, 10। तो आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर pH1 क्या आ गई, PKIN माइनस 1 इज योर pH1। क्लियर। केस टू, अब बेटा हम केस टू लेते हैं। केस टू में उसने क्या बोला है कि जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, IN- अपॉन HIN का जो रेशियो है वो 0.1 या उससे कम होना चाहिए, यानी कितना, हम इक्वल मान लेते हैं। इस इक्वल वाले केस में हमें क्लियरली क्या होगी, पीएच कलर चेंज देखने को मिलेगा, तो हमने इक्वल वाला केस ले लिया। तो यहाँ पे बच्चों जो पीएच आएगी, pH2 वो क्या निकल के आएगी, PKIN माइनस log 1/10, हमने इसकी वैल्यू रख दी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो pH2 इक्वल टू हमारा क्या आया, PKIN, और log 1/10 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस PKIN +1। तो हमें तो चेंज इन पीएच निकालना है कि वो चेंज इन पीएच हमें बतानी है जिसमें हमें क्लियरली कलर चेंज शो करे, क्लियरली कलर चेंज दिखाई दे। तो केस वन हमारे पास था, केस टू हमारे पास है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा पीएच वो क्या हो जाएगा, PH2 माइनस PH1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, PH2 PKIN +1 माइनस ऑफ PKIN -1, तो कितना हो गया, ये हमारा 2 निकल गया है। यानी टोटल चेंज हमारे पीएच में जो देखने को मिलेगी वो क्या ऑब्जर्व होगी, 2। तब हमें क्लियरली कलर चेंज दिखाई देगा, इधर ग्रेटर देन साइड या लेस देन साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, इंडिकेटर हमारा एसिडिक है इसलिए हमने उसको क्या किया, इस तरह से सॉल्व किया है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, चाहे वो जेई हो, चाहे आपका ओलंपियाड का एग्जाम हो, और उसमें हमें एक रेंज का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमसे बोला गया है कि 10⁻⁻8 मोलर HCl है, इसकी पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर देन लेस देन तो हम कर लेंगे, मैं बोलूं कि पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो हम कैसे सोल्व करेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, आपको पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन एसिड है तो उसकी पीएच क्या आनी चाहिए, लेस देन 7 आनी चाहिए, और कोई सॉल्यूशन बेस है तो उसकी जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 पे हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। अब पीएच ऑफ हमसे बोल रहा है कि वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। अब क्या करें, ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें कि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू बतानी है। लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 तो चलो ठीक है, बहुत तो सिंपल सा केस हो गया, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों एक चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी जो H+ आयन हमें एसिड से मिल रहा है वो अगर ग्रेटर देन हमारा 10⁻⁻6 है, सॉरी हाँ ग्रेटर देन 10⁻⁻6 है, तो हम वाटर का H+ भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत सिंपल से टर्म में बात करें। लेकिन अगर हमारा H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हमें एसिड से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एसिड से, वो अगर 10⁻⁻6 से कम या उसके इक्वल और 10⁻⁻8 से ज्यादा या उसके इक्वल आता है, तो अब वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। वाटर का क्या लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। अब कैसे लगता है ये इसी क्वेश्चन से हम सीख लेते हैं और हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि HCl जो है वो एक्वस है, HCl कैसे ब्रेक होगा, तो HCl ब्रेक होके क्या देता है, H+ एंड Cl-, ठीक है। तो हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज होगा, तो ये 10⁻⁻8 मोलर मिलेगा। जब हम वाटर को डिसोसिएट करेंगे तो यूं तो वाटर का जो डिसोसिएशन है वो क्या है, हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁷ आयन 7 देता है H+ आयन, और OH- भी 10⁻⁷ मोलर देता है। लेकिन कुछ H+ यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप लोगों ने ली शार्टली प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इतना H+ जैसे ही आया तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से ये जो H+ आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, X है, क्योंकि वाटर हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो अब वाटर की जो नई कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर की जो नई वाटर से मिलने वाले H+ आयन की नई कॉन्सेंट्रेशन है उसे हमने X मान लिया, तो OH- भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 10⁻⁻8 प्लस X। सिमिलरली टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, X है। अब आपको पता है कि KW हमारा क्या होता है, ये H+ इंटू OH- के इक्वल होता है, यही है, KW इक्वल टू H+ इंटू OH-। KW की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻14। H+ जो मिल रहा है यहाँ पर वो कितना मिल रहा है, X+ 10⁻⁻8 इंटू OH- कितना है, उसको हमने X मान लिया। तो ये हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करके यहाँ पर X की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पुट करेंगे तब हमें टोटल H+ आयन मिलेगा। तो ये तो इसकी एग्जैक्ट अप्रोच होती है। अब आंसर कैसे करें, है ना, मान लो अगर हमें ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, चलो इस क्वाड्रेटिक को लिख देते हैं X² प्लस 10⁻⁻8x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करना है, तो आपको पता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस क्या 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर तो आप क्या करोगे, प्लस वाला ही साइन कंसीडर करोगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो निकाल लेते हैं x इक्वल टू -b का मतलब 10⁻⁻8 प्लस √b² 10⁻⁻16 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी इसको सोल्व करके हमें x मिलेगा और हम x यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। x इक्वल टू हमारे पास आ गया -10⁻⁻8 प्लस √10⁻⁻16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय क्या था, 2 था। तो अगर मैं आप ध्यान से देख पाएंगे तो मैं इसमें से 10⁻⁻8 को कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो -10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8 मैंने बाहर ले लिया √, मतलब -16 मैंने कॉमन लिया तो बाहर आ गया 10⁻⁻8, तो यहाँ बचेगा 1
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 की पावर -8 को आप पूरा ही बाहर ले लो, 2 यहाँ लिख दो, तो ये हो गया √401 - 1, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको 20 मान ले, 20 - 1 यानी 19, 19/2 इंटू 10 की पावर -8। ये हमारा x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू हो गया 9.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। ये हमारे को x मिला है। तो अब टोटल H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना, वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी 10 की पावर -8 प्लस 9.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 विच इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। यही इसका एग्जैक्ट तरीका है। आप लोग जो ट्रिक से सोल्व करते हो वो एक गलत कंसेप्ट है। आप सीधा सीधा क्या कर देते हो, 10 की पावर -7 क्या कर देते हो, H प्लस आयन ऐड कर देते हो। इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। वो तभी करेक्ट है जब आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन जैसे कि उस ऑप्शन में दिया है। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले, जो कि जेईई एडवांस में पूछता भी है, डेसिमल के बाद एक्यूरेट 2 डिजिट, तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच जो कि आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब यहां से आप पीएच निकालो, तो पीएच इक्वल टू माइनस log 10 रेज टू दी पावर 10.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8, तो पीएच इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस log 10 रेज टू 10.5, जो विच इज इक्वल टू 8 माइनस, ठीक है, log 10 इज आप कितना मान लो 1.03 के आसपास मान लो, तो ये जो पीएच आएगी वो 6.97 के आसपास निकल के आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो गई किसकी, पीएच की। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से, वैसे तो ट्रिक से तो आप लोग कर ही सकते थे इसे। ट्रिक से कैसे, हमें पता है कि वैसे तो एसिड है तो पीएच जो कि वो 7 से कम ही होगी, तो लेस देन 7 हमारा आंसर आएगा। बट वो ना लेस देन पूछता ना ग्रेटर देन पूछता, और चार वो आपको सिंपल बोल देता कि आप तो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वाड्रेटिक बना के आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और यहां से पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन 0.05 मोल ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, एसिड्स आर डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, द H प्लस आयन विल बी ग्रेटेस्ट। किसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप जब भी K ऑफ एसिड लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA। मान लो कोई एसिड है H है, वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो यहां से आप जब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, यानी H प्लस और K कैसे रिलेटेड हुए, डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जितनी ज्यादा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Ka, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Pk। तो हमें यहाँ पर Pk दिया हुआ है। Pk कैसे डिफाइन करते हैं, आप सभी जानते हो कि Pk की वैल्यू होती है -log10K। तो उसने बोला द H प्लस आयन विल बी ग्रेटेस्ट, किसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयन होंगे, तो जिसका Pk सबसे कम होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है P, एक सॉल्यूशन हमारे पास है P was prepared by dissolving 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COH होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस H2O। अब बहुत से बच्चों का डाउट आता है कि सर आप ये 2H2O क्यों ले रहे हो, हमने तो ऑक्जेलिक एसिड COH होल ट्वाइस पढ़ा है। तो बेटा जब भी सॉल्यूशन आ जाएगा ना, वाटर के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में फिर हमें ये लेना पड़ता है। इसका मोलर मास आप निकालोगे तो 90 + 36, ये कितना आ जाएगा 126। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा मोल निकाल लेते हैं। मोल हो गया 6.3 डिवाइडेड बाय 126, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/200। तो ये तो मोल आ गए। अब वो बोल रहा है कि 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टेकन, कितना 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टेकन एंड वाज फर्दर डाइल्यूटेड टू 250 ml, और इसको फर्दर क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया किस पे, 250 ml पे। तो अब इसको कैसे समझें, हमें पता है कि 100 ml में हमारे पास कितना मोल है, 1/200 है, और उसका कितना ले रहे हैं, सिर्फ 25 ml ले रहे हैं। तो 25 ml मतलब कितना मोल हमने ले लिया, तो 1/800 मोल हम इसका
ले चुके हैं। यानी इसको अब हमने अलग कर लिया, कितना 25 ml। यानी हमने क्या किया, इसमें से ये जो कितना कितना था, ये 100 ml था, इस 100 ml में से हमने एक सॉल्यूशन लिया, कितना 25 ml का। तो 25 ml का मतलब जो मोल हमारे पास आया उसमें कितने आ गए, 1/800 आ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है एंड दिस वाज फर्दर डाइल्यूटेड टू 250 ml। यानी अब इसमें क्या किया, इसमें हमने पानी डाल दिया, इसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया और इसको डाइल्यूट कर दिया कितना, 250 ml तक। तो अब जब भी आप लोग डाइल्यूट करते हो ना बच्चों, देखो 3-4 चीजें उसने यहाँ पे मिक्स की है, तो जब भी आप डाइल्यूट करते हो ना, मोल में कोई चेंज नहीं आता, आपकी सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो यहां भी मोल तो हमारे 1/800 ही रहेंगे। यानी अब जो 1/800 मोल थे जो पहले 25 ml में थे, वो 1/800 मोल अब हमारे 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में होंगे। ठीक, तो ये हमारा 250 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया और इसको क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। ये हमारा पी था और वो हमारा क्यू आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वेट ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो बेटा अब हम क्या करें, अब हमारे पास ये जो क्यू सॉल्यूशन है जिसमें मोल हमारे पास 1/800 है और इसमें जो वॉल्यूम है वो कितना है, 250 ml है। वो बोल रहा है कि इसमें से 10 ml लो, इसमें से कितना लो, 10 ml लो और उसको NaOH से न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, बात समझ में आती है, हम NaOH से न्यूट्रलाइज तो कर लेंगे, लेकिन क्या यहां पर मोल भी 1/800 होंगे, तो अब मोल 1/800 नहीं होंगे, हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे कि 250 ml में जो मोल है वो 1/800 है, ठीक है, तो 10 ml में कितने होंगे, तो 10 ml में हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करोगे तो ये कितना आ गया, 250x विच इज इक्वल टू 1/800 इंटू 10। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/80 इंटू 250, ये हमारा x आ गया मोल। अब ये मोल है हमारे पास, तो मोल की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये आ गई 1/80 इंटू 250, यानी 10 ml में इतने मोल आए हमारे पास। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो मोल है ना, ये किसके मोल है, तो ये मोल है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के। ठीक है, देखो कैसे हैं, हमें ऑक्सैलिक एसिड का ही तो मास दिया हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये ऑक्सैलिक एसिड के क्या आ गए, मोल आ गए। तो ये कितने हो गए, 1/800 इंटू 25। अब हम क्या करें, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो निकलता है मोल इंटू एन फैक्टर से। और ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है ना बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है, चाहे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो चाहे बिना हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, एन फैक्टर एसिड बेस रिएक्शन में इसका 2 निकल के आता है, क्योंकि 2 H+ आयन है। तो इस मोल को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो हमारे पास इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। ये ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट है। यही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, NaOH के होंगे, क्योंकि NaOH इससे क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NaOH का मोल इंटू एन फैक्टर। NaOH का मोल कितना है, मोल ये रहा, एन फैक्टर हमारे पास 1 है, ठीक है, इक्वल टू 2/800 इंटू 25। अब मोल हमें तो गिवन मास निकालना है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमारे पास कितना है, 40, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 25। तो यहाँ से गिवन मास की वैल्यू क्या आ गई, तो गिवन मास आ गया 80/800 इंटू 25। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 6.3 हमारा ग्राम में ही है ना, 6.3 ग्राम में है। ठीक है, तो इससे ये कट हुआ कितना, 10, तो गिवन मास जो कि यहाँ पर NaOH का लगेगा वो होगा 1/250 ग्राम। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये है हमारा नन ऑफ दिस। यानी हमने क्या किया, हमने पहले इस कंटेनर लिया, इस कंटेनर के मोल निकाले, वो 100 ml में थे, फिर उसको डाइल्यूट, उसको क्या किया उसने, 25 ml उसका लिया, तो 25 ml यानी 1/4 हमने वॉल्यूम लिया, तो मोल भी 1/4 हो जाएंगे। इसको डाइल्यूट किया 10 टाइम्स 250 ml, तो मोल में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हमारा 250 हो गया। अब वो बोल रहा है कि इस 250 ml का सिर्फ 10 ml लो, तो 250 ml में मोल 1/800 थे, तो 10 ml में मोल 1/800 इंटू कितना हो गया, ये हमने निकाला ना 1/800, भाई 250 ml में 1/800 है, तो 10 ml में कितना होगा, 1/80 इंटू
250 हो गया, ये हमारे पास इसमें मोल आ गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब ये जो मोल है ये ऑक्जेलिक एसिड के हैं। अब जब भी आप टाइट्रेशन करते हो आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों हमने किसके इक्वल कर दिए, वही हमने NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दिए। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट, ऑक्जेलिक एसिड का एसिड बेस रिएक्शन में इनफैक्टर 2 होता है, उससे NaOH के मोल निकाले, जिसे गिवन मास अपॉन मोलर मास रख दिया। तो ये हमारा एसिड बेस का क्वेश्चन था। अब यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता था, वो यहाँ पे pH पूछ सकता था, है ना, वो यहाँ पे XYZ कोई भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर जनरली पूछे जाते हैं ओलंपियाड वाला में, जहाँ पर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स में खेलना होता है, pH कैलकुलेशन करनी होती है। इक्विलिब्रियम है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट चीज़ों को थोड़ा सा बच्चों ध्यान में रखना और अच्छे से एग्जाम देना, प्रिपरेशन अच्छे से रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।